नफ्सियात की तारीफ़। आज हम बात करेंगे कि नफ्सियात क्या है, नफ्सियात को कैसे लिया जाता है, नफ्सियात के बारे में लोग क्या समझते हैं, नफ्सियात की तारीफ़ कैसे की जाती है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नफ्सियात समझने के लिए ज़रूरी है कि नफ्सियात को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। नफ्सियात चूँकि दो यूनानी अल्फाज, जैसे साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, दो यूनानी अल्फाज साइकी और लॉगस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है जानना, ज़हन का इल्म, ज़ात का इल्म, और लॉगस का मतलब होता है गुफ्तगू करना, उसके बारे में जानना। तो यूँ साइकोलॉजी जो है या इल्म नफ्सियात जो है, ये दो यूनानी अल्फाज साइकोलॉजी से मिलकर बना है। और इसका मानी हम ये लेंगे कि नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जिसमें हम किरदार का, ज़हन का और रूह का मुतालिया करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नफ्सियात की मुख्तलिफ तारीफ़ें जो आईं, उनको किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हिस्ट्री में कैसे इसको देखा गया, कब ये शुरू हुई, कैसे इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि नफ्सियात बतौर इल्म रूह, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बतौर इल्म शऊर, और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर कि नफ्सियात बतौर इल्म किरदार क्या है। अब सबसे पहले जो ग्रीक थे, जो यूनान वाले थे, उन्होंने नफ्सियात बतौर इल्म रूह की इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई। ये समझते थे कि नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जिसमें हम रूह का मुतालिया करते हैं, रूह को स्टडी करते हैं कि इंसान जो है इसके अंदर रूह पाई जाती है। बहसीयत मुसलमान, एज अ मुस्लिम भी हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये मानना है कि इंसान के अंदर रूह पाई जाती है और मरने के बाद जो है रूह इंसान की परवाज़ कर जाती है। फिर क्या है कि इंसान मुर्दा हो जाता है, जिस्म से रूह निकल गई, जो है रूह परवाज़ कर गई तो इंसान एक मुर्दा हालत में आ गया। तो यूनानी या जो पहले मुफक्करीन थे वो ये समझते थे, वो ये कहते थे कि नफ्सियात जो है इल्म रूह है, हम इसको अगर इसके अंदर रूह होगी तो हम उसको समझ सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मज़हब की बात करें तो हम ये समझते हैं कि रूह को स्टडी करना जो है वो मुश्किल है। ना सिर्फ ये मुश्किल है बल्कि इसको एक्सप्लेन करना, इसको डिफ़ाइन करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि इसको समझना। पहले इसको बदरूहों का इल्म भी समझा जाता था। पहले मुसलमानों में या जो इस्लाम से पहले के लोग थे वो ये समझते थे कि जो नफ्सियात है इसका कोई दूर दूर तक कॉन्सेप्ट नहीं था। किसी को अगर जहनी बीमारी हो गई तो वो दम दरूद करना, उसको झाड़ू वगैरह मारना, अजियत देना जिस्मानी तौर पर कि इसमें बदरू आ गई है जो कि बहुत बुरी है, तो जैसे ही हम उसको मारेंगे उसको बदरू जो है वो भाग जाएगी, जिस्म से निकल जाएगी, तो इंसान जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे आगे तरक्की होती गई ये समझ में आता गया कि जितने भी नफ्सियाती डिसऑर्डर होते हैं या जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनका इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये जाहलियत है। जो लोग ये कहते हैं कि ये जिन्नात हैं या ये असेब है या ये साया है, ऐसा कोई इल्म नहीं है। तो जो पहले मुफक्करीन थे वो सिर्फ इसको रूह की इल्म रूह कहते थे। इसके बाद आगे आगे जो दूसरे मुफक्करीन थे उन्होंने नफ्सियात बतौर इल्म रूह की साइकोलॉजी एज अ जो साइंस ऑफ सोल है इसको रिजेक्ट किया, इस पर एतराज़ात लगाए। वो ये कहते थे कि नफ्सियात जो है बतौर इल्म रूह हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस इल्म को नहीं मानते, क्योंकि इल्म रूह जो है या रूह का जो इल्म है इसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इसको हम स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो ऐसा इल्म है जिसमें हकाइक पर बात की जाती है, लॉजिकल बेस होती है, इसमें लॉजिक्स को देखा जाता है, इसमें ऑब्जर्वेशन की जा सकती हैं, मुशाहिदात किए जाते हैं। तो जब तक नफ्सियात या साइंस का कोई इल्म है उसमें जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, हकाइक की बात नहीं होगी, तो वो उस इल्म को नहीं किया जा सकता। इल्म रूह चूँकि रूह गैर मरई है, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जाहिर है कि जब रूह हमारे अंदर है तो हम ये समझते हैं कि ये इंसान ज़िंदा है, हम इंसान को तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये इंसान है, ये चलता फिरता इंसान है। लेकिन जब रूह निकल जाएगी तो हम उसको महसूस नहीं कर सकेंगे, हम उसको यही कहेंगे कि रूह जो है वो निकल गई, इंसान मर गया। तो इस पर यह एतराज़ आता है कि रूह जो कि गैर मरई है, हम इसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो ये हकाइक की बेस पर नहीं है, तो इस पर तजर्बात नहीं हो सकते। इस नफ्सियात बतौर इल्म रूह की तारीफ़ को
जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद फिर नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन की जो इस्तिलाह है वो मुतारिफ़ कराई गई कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। अब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड की जब बात हुई तो इसमें उन्होंने कहा कि नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जिसमें जहन को स्टडी किया जाता है, जिसमें जहन का मुतालिया किया जाता है। अब जहन और जहनी अमाल दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर जहन की हम बात करते हैं तो जहन के जो जहनी अमाल हैं, मतलब हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम एहसासात हमारे अंदर आते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। जहनी अमाल के आगे से तीन जो है इस्तिलाहात हैं, जिसमें हमारे पास शऊर है, तहत शऊर है और लाशऊर है। इन तीनों का आपस में इंटरलिंक है, ये तीनों आपस में रब्त कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से एक का भी रब्त ख़त्म हो जाता है तो वो इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में आ जाता है। तो जहनी अमाल को समझना, उसको उसकी स्टडी करना, उसको डिफ़ाइन करना, वो हमारे पास साइकोलॉजी बतौर इल्म ज़हन आ जाएगा। नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन है। शऊर क्या है? शऊर है फौरी आगाही, फौरी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, उससे वाक़फ़ियत हासिल करना। लाइक जिस तरह मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आप लोग मेरी बात को परसीव कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो जिस चीज़ से, जिस इल्म से, जिस बात से हम फौरी आगाह हैं, हम फौरी उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो हमारा शऊर होता है। उसके बाद जो भी मालूमात या जो भी परसेप्शन हमारी होती हैं, हम जो चीज़ें या जो इल्म या जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं इन्वायरमेंट से, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हमारी तहतो शऊर में चली जाती हैं, कि हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, वो हमारे तहतो शऊर का पार्ट बन जाती है, मतलब वो ज़ाया हो जाती हैं, वो हमारे तहतो शऊर में महफूज हो जाती हैं। अब शऊर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो चूँकि फौरी आगाही है, वो हमारा कॉन्शियस है, तो उसको हम अपने जहन पर बग़ैर कोई ज़ोर डाले, बग़ैर कोई दबाव डाले, हम उसको दोहरा सकते हैं जब मर्ज़ी चाहें। लेकिन तहतो शऊर में जब चीज़ें आ जाती हैं तो वो हमारे ब्रेन का एक दरमियान वाला पोर्शन होता है कि सबसे पहले हमारे शऊर में आई है मालूमात, उसके बाद तहतो शऊर, उसके बाद लाशऊर। तो तहतो शऊर में आने के बाद जब वो सब कॉन्शियस का पार्ट बन जाती है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लाशऊर के अंदर चली जाती हैं। अब लाशऊर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी के अंदर, नफ्सियात के अंदर, जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी मिसाइल, जितने भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर का पार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट होते हैं। लाशऊर हमारे जहनी अमाल का, हमारे जहन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। इसमें हमारी भूली बसरी ख्वाहिशात, भूली बसरी जो बातें हैं, जो मालूमात हैं, वो पड़ी होती हैं, या ऐसी दबी हुई इंफॉर्मेशन या ऐसी अनफुलफिल विशेज़ जो हमारी पूरी नहीं होती, हम उनको अपने लाशऊर में भेज देते हैं। और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हम अगर उनको दोहराना चाहें तो थोड़ा सा जहन पर ज़ोर डालने से हम उनको दोहरा सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली हमारे माजी के साथ होता है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होता है। तो जहन और जहनी अमाल दो चीज़ें हो गई कि नफ्सियात तौर इल्म ज़हन में जहन को स्टडी किया जाता है और जहनी अमाल का आपस में जो है वो इंटरलिंक है, इन तीनों का आपस में रब्त है, इन तीनों में हम किसी भी एक पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे जहन की खसूसियात की, कि माइंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें किस किस किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहली है जहन फ़ाल होता है और तजर्बात को कबूल करता है। फ़ाल कैसे होता है कि हम जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी तजर्बात होते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको कबूल कर रहे होते हैं, कि हमारा जो माइंड है उसको कबूल कर रहा है, हम अपने कॉन्शियस में हैं, हम उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कि जहन में तसलसल पाया जाता है। किस चीज़ का? माजी, हाल और मुस्तकबिल का। हाल में हम प्रेजेंट हैं, मतलब हम अपने कॉन्शियस में हैं, हम शऊरी तौर पर चीज़ों को ले रहे हैं, फौरी चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद वो चीज़ें हमारे माजी का हिस्सा बन जाते हैं। माजी का हिस्सा बनने के बाद वो चीज़ें मुस्तकबिल हम पेश गोई करने लग जाते हैं। साइकोलॉजी या नफ्सियात के अंदर पेश गोई जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा हम ऐड ऑन करना चाहें कि नफ्सियात के जो मकासद अगर हम ऐड करते हैं तो वो नफ्सियात का मकसद ही ये है कि सबसे पहले कोई भी मसला आया है उसको हम बयान करते हैं अपने लफ्ज़ों में,
कि ये मसला है, इसको समझना कि ये कैसा है। बयान करने के बाद हम उसकी वजाहत करेंगे, वजाहत करने के बाद हम उसकी पेशगोई करते हैं कि ये मसला आया है, इसको ऐसे लेके चलना है और इसको हम प्रिडिक्शन जो देते हैं कि ये ऐसे हो सकता है। उसके बाद जब ये तीनों कॉन्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम चौथे नंबर पर जो है उसको किरदार में तब्दील करते हैं कि उसके किरदार की मस्बत तब्दीलियाँ देखते हैं। वो कैसे होता है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी मसला है वो ठीक है, उसको हमने ठीक तरीके से ले लिया है, तो किरदार में मस्बत तब्दीली आ जाती है कि जो हमने बात समझी जानी वो हमारे किरदार पर अच्छे से जो है वो आ गई है, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन गई है, तो हम उसमें खुशी का इज़हार करते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लमेटिक है, हमारे जो है हम उसको परसीव ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमारी जो किरदार में मनफी तब्दीलियाँ आने लग जाएंगी और वो कहीं ना कहीं हमारी जो है नफ्सियाती प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाती हैं। थर्ड वन क्या आ जाता है कि जहन गैर मादी है। गैर मादी जैसे हमने पीछे बात की थी कि रूह जो है वो भी गैर मादी है, हम गैर मरई है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि इंसान के अंदर रूह मौजूद है। इसी तरह जो जहन है ये भी गैर मादी है, हम जहनी अमाल ज़ाहिर शऊर, तहत शऊर, लाशऊर इसको समझ सकते हैं लेकिन इसको छू नहीं सकते, इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और उसके साथ जो दिमाग है, दिमाग गोश्त का बना होता है, इसका अपना वज़न होता है, तो उसको देखा जा सकता है। और दिमाग का एक जो पार्ट है वो हमारा जहन है, जहन के आगे से जहनी अमाल है। और नफ्सियात बतौर इल्म जहन की जब तारीफ़ की बात की जाती है तो उसमें जहन और जहनी अमाल दोनों को आपस में रब्त करके देखा जाता है। फोर्थ वन, जहनी अमाल हर शख्स के ज़ाती और इनफरादी होते हैं। एक इसकी खसूसियात ये भी है। जहनी अमाल हर शख्स के ज़ाती कैसे होते हैं, क्योंकि हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जब भी बात की जाती है, तजर्बात की बात हो जाए या किसी की खसूसियात की बात हो जाए या किसी की प्रॉपर्टीज़ की बात हो जाए, तो हम यही कहते हैं कि हर शख्स खसूसियात के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर शख्स की अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी खामियाँ होती हैं, हर शख्स एक दूसरे से इंडिविजुअल बेस पर डिफरेंट है। तो उसके बाद अगर हम इस पे क्रिटिसिज्म की बात करें, जहन की खसूसियात के बाद नफ्सियात बतौर इल्म जहन में इस पर भी बहुत से ऑब्जेक्शन आए। कुछ माहिरीन ने ये कहा कि इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि नफ्सियात बतौर इल्म जहन की जो इस्तिलाह है वो ज़्यादा देर तक नहीं रही थी, क्योंकि इस पर भी हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। फिर कुछ माहिरीन जो नफ्सियात हैं उन्होंने ये कहा क्योंकि ये इसलिए ठीक नहीं कि इसमें बच्चों और बूढ़ों और जो हमारे हैवान होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। कैसे कि जो बच्चे हैं वो जहनी लिहाज से हमारी बात को जब हम उन पर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई टूल अप्लाई करेंगे तो हमारी वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होती। तो इस स्टडी में हमारे जो बच्चे हैं वो हम खारिज कर देते हैं। उसके बाद अगर बूढ़े लेते हैं हम अपनी स्टडी में, जो बूढ़ों पर स्टडी करना चाहते हैं, तो नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन पर दूसरा एतराज़ ये था कि बूढ़े भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे जो फ़र्द जो है वो जब ओल्ड एज में चला जाता है तो उस वक्त जो है उसके ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की जैसी हो जाती है। ओल्ड एज में जाने के बाद वो बच्चों की तरह जो है ज़िद करने लग जाता है, चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बचपन में आ गया होता है। तो इसलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट में बूढ़ों को भी नहीं पार्ट बनाते। फिर जो है हैवान है उन पर भी स्टडी नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि नफ्सियात बतौर इल्म ज़हन की जो किरदार है, जो नफ्सियात है, उसको भी हम ठीक तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसकी जांच पड़ताल या वेरिफिकेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो नफ्सियात बतौर इल्म शऊर की जो तारीफ़ है वो आई कि नफ्सियात बतौर इल्म शऊर क्या है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। नफ्सियात बतौर इल्म शऊर जो है ये कहीं हद तक इसकी जो तारीफ़ है वो काबिल कबूल हुई थी, क्योंकि फौरी आगाही इसमें होती थी। जो भी बात पूछी जाती थी, शऊर का मतलब ही क्या है कि कॉन्शियस में होना, फौरी आगाही हासिल करना, किसी भी बात की, कोई भी हमसे कोई बात कर रहे हैं हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है, फौरी आगाही हासिल करनी है। तो नफ्सियात बतौर इल्म शऊर में जिन भी मुफक्किरीन ने, जिन भी माहिर नफ्सियात ने इसकी इस्तिलाह में तारीफ़ करवाई, इन्होंने कहा कि नफ्सियात बतौर इल्म शऊर जो है उसमें हर फ़र्द जो है अपने एहसासात को, अपने तजर्बात की बुनियाद पर बात कर रहा होता है। तो
जब इस पर एतराज़ात हुए तो उन्होंने कहा कि नफ्सियात बतौर इल्म शऊर पर सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि उन्होंने शऊर के तारीफ़ में तहतो शऊर और लाशऊर को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हमने जब इल्म ज़हन की नफ्सियात की बात की तो उसमें हमने कहा कि ये तीनों आपस में इंटरलिंक है, तीनों का आपस में राब्ता है। इन तीनों के बगैर अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ रब्त नहीं कर रहे होगे तो ज़ाहिर है वो पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकल ठीक नहीं है, वो साइकोलॉजिकल इल है। तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नफ्सियात बतौर इल्म शऊर की बात की। ज़हनी अमाल में से सिर्फ उन्होंने एक ज़हनी अमल के नफ्सियात बतौर इल्म शऊर की इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई कि इस तारीफ़ में उन्होंने इल्म शऊर को लिया, ज़हनी अमाल का सिर्फ एक पार्ट उठाया कि नफ्सियात एक ऐसा इल्म है, नफ्सियात एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंसान के शऊर को स्टडी कर सकते हैं। एहसासात को छोड़ दिया, उसके जज्बात को छोड़ दिया, उसकी सोच को ख़त्म कर दिया। तो नफ्सियात बतौर इल्म शऊर में तीनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस पर ऑब्जेक्शन ही ये है कि हम इस तारीफ़ को आगे लेकर नहीं चल सकते। तो मुफक्किरीन ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो फोर्थ वन थी और जो अब तक चलती आ रही है वो है नफ्सियात बतौर इल्म किरदार के, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। इस तारीफ़ ने अपने जो थी बहुत शोहरत हासिल की, बहुत हद तक इसमें कामयाबी हासिल की। नफ्सियात बतौर इल्म किरदार में इंसान के किरदार का, उसके बिहेवियर का, उसके ज़ाहरी अमाल का, उसके हरकत व सकनात का मुतालिया किया जाता है कि इंसान जिस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है उसकी हर अच्छी और बुरी आदत को सीखता है, रस्म व रिवाज को सीखता है, अपनी कस्टम वैल्यूज़ को सीखता है, अपने घर के माहौल से सीखता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको पता चलता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ बुरी है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत के अंदर से गलत बातों को, गलत आदत को खुद ही जो है वो माइनस करने लग जाता है। नफ्सियात बतौर इल्म किरदार में हम इंसान के ज़ाहरी किरदार को देख सकते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम उसकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं। हम किसी भी सोसाइटी का पार्ट बनकर वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर हम कोई एक जो है हाइपोथेसिस ले लेते हैं या कोई एक सैंपल ले लेते हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहाँ का कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उस डिपार्टमेंट का पार्ट बनकर हम वहाँ पे अगर देखें कि इस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनका बिहेवियर कैसा है, तो वहाँ पे हम उनका पार्ट बनकर उसको देख सकते हैं कि जो ये स्टूडेंट हैं इनकी इस इन्वायरमेंट में जो है वो एडजस्टमेंट कैसी है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह की हरकत व सकनात करते हैं, ये अपनी स्टडी में कैसे हैं, इनकी जो है खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं, इंडिविजुअल बेस पर हम उनको देख सकते हैं। तो नफ्सियात बतौर इल्म किरदार में सबसे पहले जो है थारनडाइक का कॉन्सेप्ट आया। थारनडाइक को किरदारियत का जो बानी कहा जाता है। इसने जानवरों पर बहुत से तजर्बात किए और इसने कहा कि नफ्सियात बतौर इल्म किरदार जो है ये एक ऐसी तारीफ़ है जिसमें हम जानवरों पर भी तजर्बात कर सकते हैं। इसको और इसने ट्रायल एंड एरर का तरीका जो है वो मुतारिफ़ कराया। सही व ख़ता का तरीका उसको कहते हैं कि बार बार जो है वो मश्क करना, बार बार सीखना। फिर उसके बाद इसने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज का जो प्रिंसिपल है वो मुतारिफ़ कराया कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि जो भी काम है कानून मश्क के, हम उसको बार बार करते हैं, हम बार बार करते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। गलतियों से सीख कर जब इंसान कोई भी काम सीख जाता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी में परमानेंट हो जाता है, कभी भी वो उसको भूलता नहीं है। तो उसके बाद उसने जो सेकंड प्रिंसिपल इसका दिया कानून तासुर, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्ट, उसका मतलब ये था कि जब उसने एक्सरसाइज की, उसने उस काम को पुख्ता बनाया तो उसके बाद जो उसका इफ़ेक्ट होगा, जो उसका तासुर होगा वो पॉजिटिव होगा, उसको अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर ट्रायल एंड एरर में उसको मिस्टेक्स वो कर रहा है, वो सीख नहीं पा रहा, तो उसके बाद जो उसका तासुर है वो नेगेटिव होगा, वो उस पर मनफी तासुर शो करेगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। उसके बाद वाटसन है। वाटसन ने भी जो है वो इसने भी किरदार का मुताला करने पर तारीफ़ को आगे लेकर चला और इसने कहा कि हम नफ्सियात एक ऐसी तारीफ़ है जिसमें हम किरदार का मुताला कर सकते हैं, इंसान की ज़ाहिरी हरकत व सकनात को देख सकते हैं कि इंसान क्या कर रहा है। वाटसन ने एक फार्मूला दिया SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड। इसने ये इस्लाह मुतारिफ़ करवाई कि इंसान जो है उसको जब कोई मुहीज दिया जाता है या कोई मुहीज उसको इन्वायरमेंट से मिलता है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करता है। लाइक स्टिमुलस में हम अगर यहाँ मुझे कोई पिन लगती है तो वो एक स्टिमुलस हुआ, मुझे पेन फील हुआ, तो उस पर जो मेरा रिएक्शन होगा
वो मेरा रिस्पॉन्ड होगा कि मैं उस पर मुहित के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलने से मैं कैसा रिस्पॉन्ड शो कर रही हूँ, मैं कैसा रद्द अमल शो कर रही हूँ, तो वो मेरा SR होगा। तो वाटसन ने इसका SR का जो है वो फार्मूला जो इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद इस पर एतराज़ात हुए, इस पर ऑब्जेक्शन ये लगी कि जो नफ्सियात बतौर इल्म किरदार है, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो किरदार को देख रहे हैं, किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ज़हनी अमाल को कर रहे हैं। इसमें हम एहसासात को छोड़ देते हैं कि इंसान क्या सोच रहा है, उसके एहसासात क्या हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि नफ्सियात और इल्म किरदार में ज़हनी अमाल को हम रिजेक्ट कर देते हैं और सिर्फ उसके एक्सटर्नल बिहेवियर पर बात करते हैं कि इंसान के ज़ाहिरी हालत कैसी है, वो क्या सोच रहा है, उसके एहसासात क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन चारों डेफिनेशन के बाद जो एक जामे तारीफ़ आ जाती है वो ये है कि नफ्सियात एक ऐसा इल्म है, नफ्सियात एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ज़हनी अमाल का मुताला करते हैं, ज़हनी अमाल और किरदार को समझते हैं, किरदार का मुताला करते हैं इंसान के माहौल के मुताबिक कि इंसान किस माहौल में रह रहा है, माहौल में उसका किरदार कैसा है और उस किरदार को लेकर उसकी सोच कैसी है। तो इस पूरे डेफिनेशंस को, इन चारों डेफिनेशन को समझने के बाद जो नफ्सियात की एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है वो ये है कि नफ्सियात एक इल्म ज़हन है जिसमें हम ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।